नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस के गैस्सन स्मिथ अनुसंधान समूह से हूँ। आज हम सीखेंगे चूहों की हड्डियों की अस्थि मज्जा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक कोशिकाओं यानी कि प्राइमरी सेल्स और अमर कोशिकाओं यानी कि इमोर्टलाइज्ड सेल्स के बारे में। दोनों का वैज्ञानिक अनुसंधान में काफी उपयोग होता है, लेकिन इनमें से किस को चुने ये प्रयोग प्रयोग पर निर्भर करता है। प्राथमिक और अमर कोशिकाओं में काफी अंतर है। एक तो जीवन काल और विशेषता का अंतर, एक प्राणी से लिया हुआ है, वो दूसरा उत्परिवर्तित व संरक्षित है। दोनों में विशेषता की पुष्टि का भी अंतर है और एक बनाम एक दाता होने से इन कोशिकाओं में और भी फर्क आ जाता है। अमर कोशिकाओं की पढ़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन जैविक व्यवहार का सही अनुमान लगाने के लिए प्राथमिक कोशिकाओं का उपयोग करना आवश्यक है। ये प्राथमिक कोशिकाएं भी भिन्न प्रकार की होती हैं, जो प्राणी के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्लाइड के नीचे दाईं ओर की तरफ है मूल कोशिका यानी कि स्टेम सेल्स। आज हम उनके बारे में और बात करेंगे। वैक्सीन या टीके बनाने के विज्ञान में डेंड्रिटिक कोशिका यानी डेंड्रिटिक सेल की पढ़ाई काफी की जाती है और आज हमारा मकसद है कि उन कोश पालन या सेल कल्चर की तकनीक सीखें। ये डेंड्रिटिक कोशिका एक केंद्रक श्वेत कोशिकाओं यानी मोनोसाइट्स से आती हैं और ये मोनोसाइट्स माइलॉइड पूर्वज कोशिका यानी माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से आती हैं। इन प्रोजेनिटर सेल्स के पूर्वज हेमापोएटिक मूल कोशिका यानी हेमापोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं और ये कोशिकाएं अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। संक्षिप्त में हम निष्करण के पहले कुछ चरणों का वर्णन करेंगे अभी। सबसे पहले हम पैर काट के अलग करेंगे, फिर पैर की दोनों हड्डियों को निष्कर्षित कर उसकी सफाई होगी। सारी हड्डियों को एक ट्यूब में एकत्र करेंगे, हर एक हड्डी के दोनों छोर को काटेंगे और फिर सिरिंज से मज्जा को हड्डी से निकालेंगे। जैसे कि हमने बात की थी, इन हड्डियों से मज्जा निष्कर्षित करने का काम एकाधिक चरणों में किया जाता है। पहले चरण में हम हड्डियों की प्राप्ति करेंगे। आज हम बॉल्बसी प्रजाति के चूहों का उपयोग करेंगे। सामान्यतः हम आइसोफ्लोरीन की अधिक मात्रा में इस्तेमाल करके चूहे की कुर्बानी करेंगे। उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी को गले के पास तोड़कर उनके मृत्यु की पुष्टि करेंगे। इस तरह रखें, गर्दन पे चुटकी से पकड़ें, पूंछ को अपनी दाई या प्रमुख हाथ से खींच के। हम इस तकनीक को सर्विकल डिसलोकेशन कहते हैं। अब जब आप गर्दन को छुएंगे तो आपको कटी हुई रीढ़ की हड्डी महसूस होगी। हम अब चूहे से इसकी फीमर माने जांग की हड्डी निष्कर्षित करेंगे। मैं एक कैंची वाली क्लैंप उठा के उसका उपयोग एक पैर को इस तरफ खींचने में करूंगी। अब दोनों पैर फैले हुए हैं। हम शल्य चिकित्सा क्षेत्र यानी सर्जिकल फील्ड पर 70% इथेनॉल छिड़केंगे और चूहे पर भी, ताकि बाल रास्ते में ना आए और कोई कीटाणु आसपास ना हो। हम इस चरण पे कैंची और चिमटे का उपयोग करेंगे। अपने बाएं या गैर प्रमुख हाथ से चिमटे को पकड़ें और शरीर की स्थिति को समायोजित करें। फिर जांघ के जोड़ के पास जो त्वचा है उसको खींचें और कैंची से ऊतक को काटें। इससे पैर के अंदरूनी हिस्सों को हम अच्छे से देख पाएंगे। पूर्ण निष्कर्षण हासिल करने के लिए पूरा पैर पहले अलग करके निकाल लें, फिर धीरे धीरे वो भाग हटाएं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम चूहे को पेट के बल या पीठ के बल भी पलट सकते हैं, ताकि कटाई की दिशा हर तरफ से सही हो। अगर आप कूल्हों के जोड़ को महसूस कर सकते हैं, तो आप कूल्हों और जांग के बीच के अंतर को भी महसूस कर पाएंगे। इस अंतर पे हम कटाई करेंगे। संदेह में है तो ऊपर की ओर कूल्हों की तरफ काटने से फीमर
सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार हम ये पूरा पैर अलग कर लेंगे। हम बाद में इसी पैर की फीमर भी निकालेंगे, लेकिन इसके पहले हम ध्यान देंगे इस हड्डी की सफाई पर। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें काफी मांसपेशियां और त्वचा है और पैर की उंगलियां भी अभी तक जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये कार्य कठिन नहीं है, ये थोड़ी थकाऊ प्रक्रिया की हो सकती है। मुख्य चीज ध्यान रखने वाली ये है कि हड्डियों के अंत के भाग में, जहां से हम मज्जा निष्कर्षित करते हैं, वो सफाई की प्रक्रिया में ना कटे, नहीं तो कीटाणुओं या धूल से मज्जा दूषित हो सकती है। यदि आप अनजाने में फीमर को काट देते हैं, तो आप दुर्भाग्य से उस हड्डी का उपयोग नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे जितना संभव है, हम इस पैर की मांसपेशियों और त्वचा को काट के निकालेंगे। इसे खींचकर कैंची और चिमटे के संयोजन के उपयोग में किया जा सकता है। हम कैंची और चिमटे का उपयोग तो कर रहे हैं, पर एक उपाय है अपने हाथों का उपयोग करने का। अपने दस्तानों पर 70% इथेनॉल छिड़कें। पैर को अपने हाथ में पकड़कर कैंची का दाई या प्रमुख हाथ से इस्तेमाल करें। इस तरीके से हमें काफी नियंत्रण मिलता है, जिससे हड्डी की सफाई अच्छी तरह से होती है। कृपया अपने अभ्यास को जितना धूल और कीटाणु से परे रख सकें, उतनी कोशिश करें और बाहर कुछ न छुएं। इसे हम स्टेराइल टेक्निक कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सारी मांसपेशियां और त्वचा को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब हम पैर की उंगलियों के पास की त्वचा नीचे खींचेंगे और टखने के पास कैंची चलाकर त्वचा समेत उंगलियों और टखनों को अलग कर देंगे। निचले पांव में कोई मज्जा नहीं होती। जहां टिबिया माने निचले पैर की हड्डी खत्म होती है, वहां काटना सही रहेगा। हम सफाई करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि टिबिया और निचले पैर की दूसरी हड्डी फिबुला अब प्रदर्शित हो रही है। हड्डी सफाई करने के बाद ऐसी दिखेगी। थोड़ा सा मांस बचे रहने की संभावना है। अगर हम चाहें तो और सफाई कर सकते हैं, लेकिन 70% एथेनॉल में थोड़ी देर डुबाने से अंतिम चरण की सफाई जेट सुरक्षा कक्ष या बायो सेफ्टी कैबिनेट में आसानी से हो जाएगी। जैसे आप एक एक हड्डी एकत्र करेंगे, उन्हें एक ट्यूब में डालते जाएं, जिसमें पीबीएस या फॉस्फेट बफर्ड सेलिन भरा हो। अब इस निष्कर्षण का अगला चरण है। हमने अभी तक हड्डियों को पीबीएस में डुबा के रखा है। अब हम इनको 70% इथेनॉल में डुबाएंगे। इससे शेष त्वचा या बचे हुए मांस की सफाई हो जाएगी।
हम आम तौर पे चंद ही मिनट के लिए हड्डियों को इथेनॉल में डुबाएंगे, उससे अधिक नहीं। हम हड्डी को दांत वाले चिमटे से नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरे नुकीले चिमटे से मांस को खींचकर अलग अलग करेंगे। हम अब घुटने पे कैंची चलाएंगे ताकि फीमर और टिबिया को अलग अलग कर सकें। साफ कटाई करना आसान हो जाता है अगर आप घुटने को अंदर की तरफ मोड़ दें, वी के आकार में। और ये अलग हो गया। दो अलग भाग करने के बाद बाकी कुछ हड्डियों की सफाई आराम से हो जाती है। हम अब ऊपरी और निचले कोनों से हड्डियों को काटकर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आती मज्जा दोनों तरफ से दिख रही है। इसके लिए हम कैंची का उपयोग करेंगे। आपको एक कड़कने की ध्वनि सुनाई देगी जो हड्डी काटते समय सामान्य है। दूसरी तरफ भी वही ध्वनि सुनाई देगी। अगर आप गौर करें तो आपको लाल लाल सा रंग दिखेगा। ये आसी मज्जा है। कुछ लोग केवल फीमर से मज्जा निष्कर्षित करते हैं, लेकिन अगर आपको कम जानवरों का उपयोग करते हुए पर्याप्त मात्रा में मज्जा चाहिए तो टिबिया से भी मज्जा निष्कर्षित की जा सकती है। हम फीमर वाली प्रक्रिया यहां फिर से दोहराएंगे। दूसरी ओर भी लाल रंग दिखना चाहिए। टिबिया से मज्जा निष्कर्षित करना फीमर से थोड़ा कठिन है क्योंकि यह हड्डी पतली है। मेहनत के बावजूद ये कार्य निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। मज्जा का संग्रहण करने के लिए हम 50 मिली वाली ट्यूब रखेंगे। जब हम सिरिंज से मज्जा को बाहर निकालेंगे तो कुछ कण समान चीजें भी बाहर आती हैं। उन्हें बचाने के लिए हम अपने ट्यूब के ऊपर एक फिल्टर का उपयोग करेंगे। ये वाला 100 माइक्रोन का फिल्टर है, लेकिन आप 70 माइक्रोन वाले फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम सिरिंज में मीडिया भरेंगे। यह मीडिया आरपीएमआई है। इसमें 10% फीटल बोवाइन सीरम यानी एफबीएस और 2% पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन भी डाला हुआ है। आप किसी भी आयतन के सिरिंज का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन हम 10 मिलीलीटर वाला पसंद करते हैं क्योंकि जब अधिक हड्डियां हों तो ज्यादा बार सिरिंज भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान देने योग्य है कि सही सुई या नीडल का व्यास का चुनाव करना आवश्यक है। बड़े व्यास वाली सुई का गेज नंबर कम होता है और वो हड्डियों के आर पार नहीं जा पाती। इसलिए हम 25G या 27G की सुई का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। हड्डियों के कोनों को काटने के बाद अपने बाएं या गैर प्रमुख हाथ से हम चिमटे की सहायता से हड्डी को उठाएंगे और फिल्टर के ऊपर ऐसे रखेंगे कि फिल्टर सब कुछ पकड़ सके। हम अब मीडिया से भरे हुए सिरिंज का उपयोग करेंगे। हड्डी को इस प्रकार पकड़ें कि खोखला अंत आपको दिखाई दे और आपकी सिरिंज सीधा खोखले अंत की ओर हो। धीरे से प्लंजर दबाएं। हड्डी की सारी मज्जा बाहर आएगी। आप देखेंगे कि हड्डी का रंग बदल रहा है।
ज्यादा पारदर्शी या सफेद की तरफ। सुई को हड्डी के अंदर आगे पीछे करके ज्यादा से ज्यादा मज्जा बाहर निकालने की कोशिश करें। चिमटी को उल्टी तरफ पकड़ दूसरे खोखले अंत की तरफ भी वही कार्य दोहराएं। हड्डी की ऊपरी सतह पर जितनी मज्जा शेष है उसे सिरिंज की मीडिया से डालकर धोएं। अब आप देख सकते हैं मज्जा के बिना हड्डी कितनी साफ और सफेद दिख रही है। हम अब टिबिया के साथ इसी प्रकार मज्जा का निष्कर्षण करेंगे। ये हड्डी फीमर से पतली है और आम तौर पे इससे मज्जा निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है। अगर 25 गेज सुई से टिबिया का काम नहीं हो पा रहा तो मैं सलाह दूंगी कि आप 27 गेज वाली सुई का उपयोग करें। एक बात ध्यान देने योग्य है कि निष्कर्षण के बाद फिल्टर में कुछ टुकड़े या कण देखना सामान्य है और उसकी उम्मीद की जा सकती है। इन्हें धो लेना चाहिए मीडिया से ताकि बची कुची मज्जा भी ट्यूब में चली जाए। ट्यूब में अतिरिक्त मीडिया होना कोई समस्या की बात नहीं है क्योंकि हम इस ट्यूब को केंद्रीभूत या सेंट्रीफ्यूज करके इन कोशिकाओं को इकट्ठा करेंगे। अनेक हड्डियों से आस्ती मज्जा प्राप्त करने के बाद हमारी ट्यूब ऐसी दिखेगी। अब हम इसे 500 xg पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5 मिनट और 3 या 4 डिग्री सेल्सियस पर। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कोशिकाएं ऐसी दिखेंगी, पेलेट के आकार में। हमें इस पेलेट को आगे संसाधित करने की आवश्यकता है, पर पहले हम इस ऊपरी मीडिया यानी सुपरनेटेंट को बाहर निकालेंगे। पेलेट का लाल रंग लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज के कारण होता है। उन्हें हटाने के लिए हम आरबीसी लाइसिस बफर का उपयोग करेंगे। पाँच मिलीलीटर बफर डालेंगे हम अभी इस ट्यूब में। हम ट्यूब को बंद करके थोड़ी देर भंवर यानी वोर्टेक्स करेंगे। अब इस ट्यूब को बर्फ पर रख के हम 7 मिनट तक इंक्यूबेट करेंगे। अभी हम 7 मिनट का टाइमर लगाएंगे और 7 मिनट हो गए। अब हम ट्यूब खोलेंगे। आरबीसी लाइसिस का काम आस्मातिक दबाव के अंतर के माध्यम से होता है, इसलिए आरबीसी लाइसिस बफर को सेल मीडिया डाल के इस दबाव के अंतर को कम करने की या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लगभग 10 मिलीलीटर मीडिया डालेंगे। आहिस्ता से हम इन कोशिकाओं को हिलाएंगे और उन्हें फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे
जिन सेटिंग पे पहली बार किया था। दूसरी बार सेंट्रीफ्यूज कर लिया है हमने। अगर आप ध्यान दें तो कोशिकाओं ने अपना लाल रंग खो दिया है। अधिक मीडिया बहाने के बाद अंतर साफ दिखेगा। अब हम देख सकते हैं पेलेट का साफ या श्वेत रंग। आखिरी में 1 मिलीलीटर मीडिया डालेंगे ट्यूब में, ताकि कोशिकाओं की गिनती की जा सके। स्लाइड की बाईं ओर जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि T75 फ्लास्क में हमारी कोशिकाएं हैं और वो माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी दिखेंगी। पर ये डेंड्रिटिक कोशिकाएं अभी तैयार नहीं हैं। इनको 12 दिन तक कल्चर किया जाता है। तीसरे, छठे और 9वें दिन फ्लास्क में मीडिया और ग्रोथ फैक्टर डालना है। वो इन कोशिकाओं के लिए पोषक तत्व है। स्लाइड पे छपे हुए विवरण का उपयोग करके आप भी इन कोशिकाओं को कल्चर कर सकते हैं। एक टिप्पणी ध्यान में रखें, 12 दिन बाद जो आपको कोशिकाएं अस्थायी मिलेंगी वो डेंड्रिटिक कोशिकाएं हैं। जो फ्लास्क से चिपकी हुई कोशिकाएं हैं उनको बृहद भक्षक कोशिका यानी मैक्रोफेजेस कहा जाता है। अगर आप चाहें तो 12 दिन बाद इन मैक्रोफेजेस का भी उपयोग कर सकते हैं। इनको भी कल्चर करने की प्रक्रिया यही है। धन्यवाद।